बात यहाँ पर आती है, गवर्नेंस हमने शुरू किया था कल की क्लास में, हमने सोचा था गवर्नेंस को पढ़ने का। और कल की क्लास जो थी हमारी वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। मुझे मालूम पड़ा कि कुछ स्टूडेंट्स उस क्लास को नहीं ले पाए थे, मे बी ड्यू टू एनी रीज़न। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस क्लास को ज़रूर देख लें, बिकॉज़ हमने सिलेबस डिस्कस किया था। और किसी कारणवश अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो आयुषी मैम से आप उस क्लास का लिंक ले सकते हैं। हमने कई स्टूडेंट्स को ऑलरेडी वो लिंक दिया भी है। तो आज हम अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हैं, गवर्नेंस के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम इसको प्रोसीड करें उससे पहले हम सिलेबस को एक बार 1 मिनट या 2 मिनट में फटाफट क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने कल की क्लास में ये जाना था कि ये जो गवर्नेंस है, इस गवर्नेंस के अंदर हमारे को 4 चीज़ें पढ़नी थी। पहली चीज़ थी, इसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सी पॉलिसीज़ हैं और इससे रिलेटेड क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है और क्या हमारे इश्यूज आते हैं फॉर्मुलेशन में और क्या इश्यूज आते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में। दूसरा, हमने इसके अंदर देखा था कि डेवलपमेंट के प्रोसेस क्या होते हैं और डेवलपमेंट की इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। तीसरा, हमने इसके अंदर देखा था कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे कि गवर्नेंस क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है। अच्छा, व्हाई इज लेट? तो गवर्नेंस के बाद हमारा थर्ड पॉइंट के बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, दैट वाज बेसिकली द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। ये 4 सब टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी ने डिफाइन किए हैं, जो हमारे को पढ़ने हैं। हम जो पढ़ेंगे इसको सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि ये मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हमारे को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराएगा। पहले ये बताएगा कि गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम समझ पाएंगे कि उस गवर्नेंस को अचीव करने के लिए क्या प्रोसेस हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं और क्या रोल है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करूँगा शुरुआत करते साथ कि अगर कुछ ना कुछ नोट करना हो सो प्लीज़ नोट करते रहिएगा। इस उसमें मत रहना कि बाद में वीडियो का लिंक मिलेगा और हम उसको देख लेंगे और इस तरीके से रहेगा। जो भी है रियल टाइम क्लासरूम की तरीके से, फेस टू फेस क्लास की तरीके से ही आप इसको करें। और सबसे पहले हम अपना शुरुआत करते हैं गवर्नेंस से, कि गवर्नेंस का सबसे पहले हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है। कल हमने थोड़ा सा एक गवर्नेंस का बैकग्राउंड जानने की कोशिश करी थी, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि गवर्नेंस वाज एन ऑल्टरनेटिव टू द स्टेट। आज हम इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ये गवर्नेंस एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, आपने कई बार सुना होगा गवर्नेंस के बारे में कि कहा जाता है गवर्नेंस सिंपली मीन्स टू गवर्न। गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? गवर्न करना। अब बात आती है कि गवर्न क्या करना। तो बोला जाता है गवर्न करना पब्लिक अफेयर्स को। पब्लिक अफेयर्स को गवर्न करना गवर्नेंस होता है। अब यहाँ पर बात उठती है कि ये पब्लिक गवर्नेंस के अंदर कि व्हाट इज पब्लिक अफेयर्स। अब इसके अंदर एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका वर्ड लिखा हुआ है क्या, अफेयर। और आप कहोगे सर हाँ हम इसको जानते हैं अच्छे से। तो देखो, अफेयर का मतलब यहाँ पर
इज नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू लव, प्यार वगैरह से कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है इसका। अफेयर का यहाँ पर मतलब है किसके साथ, अफेयर्स का मतलब है कंसर्न्स के साथ, या फिर अफेयर्स का मतलब है प्रॉब्लम्स के साथ। किसकी प्रॉब्लम्स, सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स को गवर्न करना, सिटीजन्स की कंसर्न्स को देखना, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना, इसको बोला जाता है पब्लिक अफेयर। आप गवर्न करने को आप ऐसे भी बोल सकते हो, गवर्न करने को मैनेज करना भी बोल सकते हो। इफ़ यू आर मैनेजिंग द प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स ऑफ द सिटीजन्स, इट मीन्स यू आर डूइंग द गवर्नेंस। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आ जाती है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पब्लिक। अब पब्लिक वर्ड के दो मतलब होते हैं। जैसे आप लोगों ने न्यूज़ में आज अक्सर आजकल सुना होगा कि कोरोना वायरस के टाइम पर पब्लिक इकट्ठी हो गई। तो जब हम पब्लिक इकट्ठी होने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर जो है कुछ सिटीजन्स से रिलेशन रखते हैं। पब्लिक मीन्स सिटीजन्स। लेकिन जब हम बात करते हैं, जैसे सपोज मैं बोलूँ PSUs, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जब मैं बोलता हूँ पब्लिक सेक्टर, तो यहाँ पर निकल के आता है शब्द किसका, गवर्नमेंट का। और ये जो अफेयर वर्ड है, अफेयर के अंदर एक अफेयर इज बेसिकली रिलेटेड टू द रिलेशनशिप। अफेयर का मतलब यहाँ पर है रिलेशनशिप से। अब किसके बीच में रिलेशनशिप, तो वो बोल रहे हैं कि सब रिलेशनशिप इज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। इस गवर्नमेंट के बीच में और स्टेक होल्डरों के बीच में जो है एक रिलेशनशिप को हम कहते हैं पब्लिक अफेयर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहा जाता है कि जैसे एग्जांपल के लिए एक तरफ हमारी गवर्नमेंट है और एक तरफ हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। और हमने कल की क्लास में जानने की कोशिश करी थी कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो कि किसी भी डिसीजन से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो अगर उसी कॉन्सेप्ट को लें तो हम बोल सकते हैं कि सिटीजन्स आर बेसिकली द स्टेक होल्डर्स। और रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक पर्सन या एक पार्टी दूसरे पार्टी को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। इन द सेम मैनर पब्लिक अफेयर्स में भी, पब्लिक अफेयर्स के अंदर भी गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस government will try to influence the citizens and how government will going to do this, government करेगी influence by making various policies। जैसे ही गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर के आती है सबसे पहले उसके स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, ये स्टेक होल्डर्स भी इस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर जाते हैं बाय इट्स वेरियस एक्टिविटीज़। बहुत सारी एक्टिविटीज़ से ये गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। वो कई बार कोई धरना प्रदर्शन हो सकता है, वो कई बार प्रेशर ग्रुप्स के ज़रिए हो सकता है, वो लॉबी के ज़रिए हो सकता है, वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ के ज़रिए हो सकता है। तो जब हम बात कर रहे हैं गवर्नेंस की, और खास करके गवर्नेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं, बेसिकली गवर्नेंस का मतलब है गवर्न करना। तो किसको गवर्न करना, पहली बात तो सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स को गवर्न करना, और बेहतर वर्ड रहेगा सिटीजन्स से भी ज़्यादा जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन स्टेक होल्डर्स की प्रॉब्लम्स को या फिर उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज, उनके कंसर्न्स को देखना। खैर, सब आपसे रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स, एक तो टाइम पे ज्वाइन किया किए, एंड दूसरी चीज़ खास करके मैं ऋतिक को देख पा रहा हूँ, ऋतिक जो है बार बार, कल भी हुआ कि आप बार बार एग्जिट कर जा रहे हो एंड अगेन यू आर ट्राइंग टू कम। इससे क्या होता है, मेरी कंसंट्रेशन भी जो है टूट जाती है, बिकॉज देर आर सम एग्जाम्पल्स इन माई माइंड एंड आई यूज टू सी दिस थिंग। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लोर द फीचर्स इन ऐप। इधर करके उधर करके, सर की वीडियो आ रही है, इधर करें तो क्या होगा, उधर करें तो क्या होगा, इस चक्कर में आप एग्जिट कर जाएंगे। फिर आप जो है मैम को फ़ोन करेंगे, फिर इट इज़ क्रिएटिंग ट्रबल।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि आप मोबाइल को कृपया करके एक साइड रख दें एंड सिर्फ और सिर्फ सुनने पे ध्यान लगाएं। खैर, लेट्स स्टार्ट अगेन। गवर्नेंस का मतलब है यहाँ पे गवर्न करना। किसको गवर्न करना? पब्लिक अफेयर को गवर्न करना। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पब्लिक अफेयर्स का मतलब यहाँ पर आ जाता है किससे? प्रॉब्लम्स से। गौर जनता की प्रॉब्लम्स को सुनना। एंड आप सुनिए, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो अगर कुछ कंसर्न है तो। और रिलेशनशिप जो है बिल्ड करना, इसको बोला जाता है। जब हम बेसिकली बात करते हैं यहाँ पर पब्लिक अफेयर्स की, तो रिलेशनशिप को यहाँ पर बिल्ड करने का काम किया जाता है। रिलेशनशिप बिल्ड करने का मतलब है रिलेशनशिप को गुड करना। रिलेशनशिप को गुड करने का मतलब होता है एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना, लोगों के अंदर सरकार के प्रति विश्वास पैदा करवाना, सरकार के अंदर सरकार के प्रोसेस में विश्वास रखना। ये सारा काम जब करने की बारी आती है तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द पब्लिक अफेयर्स। जैसे एग्जांपल के लिए आज की डेट में आप लोग देख रहे होंगे, अगर मैं प्रैक्टिकल आज का एग्जांपल लूं गवर्नेंस से, तो आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग हैं उनका गवर्नमेंट के ऊपर कोरोना वायरस में विश्वास नहीं है एंड दे आर अटैकिंग ऑन पुलिस एंड ऑन द मेडिकल स्टाफ एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द पब्लिक। तो ये जो काम कर रही है सरकार, ये क्या कर रही है? गवर्न कर रही है। गवर्न कर रही है किसको? पब्लिक अफेयर्स को, पब्लिक की प्रॉब्लम्स को। एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बिल्ड द रिलेशनशिप विद द पीपल। सो जब गवर्नेंस की बात आती है कि गवर्नेंस क्या होता है, तो गवर्नेंस का सिंपल मतलब होता है पब्लिक अफेयर्स को डील करना या पब्लिक अफेयर को मैनेज करना। दिस इज द वन एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नर। एंड जब गवर्न करने की बात आएगी तो दूसरा एस्पेक्ट मतलब होता है इसको, किस चीज़ को गवर्न करना या किस चीज़ को मैनेज करना, तो वो बोला जाता है, इस गवर्न करने का मतलब होता है टू कंट्रोल। और किसको कंट्रोल करने को कहते हैं? अब ये कहते हैं कंट्रोल करने को, अब ये कहते हैं कि टू कंट्रोल दी मेनली सिटीजन्स और यू कैन से द स्टेक होल्डर्स। आज की डेट में भी इट इज, यू आर सीइंग डेली ऑन मीडिया कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल द सिटीजन्स, government is trying to control the stakeholders, government is trying to do the control। अब ये कंट्रोल एक्सरसाइज जब करती है गवर्नमेंट, इस कंट्रोल के एक्सरसाइज करने को बोला जाता है गवर्न करना। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल एक्सरसाइज अच्छे से कर पाती है तो हम बोलते हैं कि गवर्नेंस अच्छे से हो पा रही है। अगर एक्सरसाइज गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो बोला जाता है कि गवर्नमेंट अच्छे से नहीं कर पा रही है। तो गवर्नेंस का मतलब दूसरा होता है यहाँ से गवर्न करने का। और तीसरा जो मीनिंग निकल के आता है गवर्नेंस में, गवर्नेंस का मतलब होता है बेसिकली थर्ड मीनिंग ऑफ गवर्नेंस इज टू बेसिकली डायरेक्ट करना, ये भी गवर्नेंस है। तो इसका मतलब है अभी डायरेक्ट किसको करना, कैसे करना, अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट मी राइट इट क्लियरली। टू डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब है दिशा दिखाना, डायरेक्शन दिखाना। तो गवर्नेंस का एक मतलब था पब्लिक अफेयर्स को डील करना, दूसरा मतलब था यहाँ पे लोगों को, स्टेक होल्डर को कंट्रोल करना, और तीसरा मतलब है यहाँ पर डायरेक्ट करना। अब समझ आती है बात कि अब हमें ये समझने की जरूरत है कि डायरेक्ट कौन करेगा, डायरेक्ट किसको करेगा, हमारे को इन चीज़ों को समझना होगा। तो बोला जाता है कि इसको जब डायरेक्ट करने की बात आएगी सो इसको दो लोग डायरेक्ट करेंगे। टू डायरेक्ट, यू कैन से टू डायरेक्ट दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को डायरेक्ट करना। एंड हु विल गोइंग टू डू दिस, तो बोला गया देर आर टू पीपल हु विल गोइंग टू डू दिस। वन इज मार्केट विल गोइंग टू डायरेक्ट and one is civil societies will going to direct।
अगेन वन पर्सन इज कमिंग, ओके। तो डायरेक्ट करने का मतलब है सरकार को टाइम टू टाइम सलाह देना, कि उनको समझाना, उनको बताना, उनको दिशा निर्देश देना कि आप इस दिशा में, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ें, आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। अब ये जो गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने की बात आती है, तो इसी डायरेक्शन से हम बोल सकते हैं कि कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट पार्टी, मार्केट इज द सेकंड पार्टी एंड सिविल सोसाइटी इज द थर्ड पार्टी। सो वी कैन सिंपली से कि इसका मतलब तो ये हो गया कि सर एक हम ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं और ट्रायंगल में बोल सकते हैं, एक तरफ है गवर्नमेंट जिसको हम बोला जाता है पब्लिक सेक्टर है, एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ हमारी मार्केट है जिसको हम बोल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर है, और एक तरफ हमारा मार्केट के बाद सिविल सोसाइटीज़ हैं जिसको हम बेसिकली बोल सकते हैं कि इट इज़ द मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एनजीओज वगैरह, ये सारे लोग हैं। एंड ये तीनों किसके लिए हैं? सेंटर इज गवर्नेंस। ये गवर्नेंस के एक्टिविटी के मेन 3 कंपोनेंट्स हैं। दीज आर द 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नेंस। एंड ये तीनों के तीनों किसके लिए काम करते हैं? दे आर वर्किंग फॉर स्टेक होल्डर्स, दे आर वर्किंग फॉर द सिटीजन्स। तो बोला गया कि सब अगर हम गवर्नेंस के मीनिंग को समझने की अब बात करें कि गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है, तो गवर्नेंस का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे पब्लिक अफेयर्स को डील करना। इसका मतलब है कि लोगों को कंट्रोल करना। इसका मतलब है सरकार को मार्केट और सिविल सोसाइटीज़ द्वारा टाइम टू टाइम डायरेक्शंस देना। ये मतलब होता है गवर्नेंस का। आई होप गवर्नेंस का मतलब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एंड आप मेरे को अगर किसी को कोई डाउट है तो अब मेरे को बता सकते हैं, मैं उसका कंसर्न जो है ले सकता हूँ। इफ़ एनी स्टूडेंट इज हैविंग डाउट अबाउट द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, देन वी कैन टेक अप द डाउट। अगर हो तभी लिख के भेजना, नहीं हो तो मत लिख के भेजना। इट इज़ प्रिज्यूम्ड, इम्प्लाइड मीनिंग है कि आपको डाउट नहीं है। अगर किसी को है तभी यस लिखना। रेणुका को डाउट है। रेणुका क्या डाउट है आपको? एक सेकेंड, लेट मी जस्ट, आप अपना माइक ऑन करके मुझे बता सकते हैं कि क्या डाउट है, बताएं। रेणुका से शायद मैंने म्यूट कर दिया है। किसी को कोई भी डाउट होगी? नो सर, आई हैव नो डाउट। ओके फाइन। रेणुका इज सेइंग कि उसको कोई डाउट नहीं है अभी, कोई नहीं। गुड। अगर किसी को डाउट होगा भी, सो इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम, सो हम क्लास के बाद ले लेंगे। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, बाय चांस किसी कारणवश किसी को डाउट आ जाता है तो अपनी नोटबुक में लिख ले। क्लास के बाद वी विल टेक अप द डाउट, ताकि सब लोगों का टाइम इसमें वेस्ट ना हो। आई होप कि इस बात से सारे एग्री करते होंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द गवर्नेंस। आई हैव सम, बेसिकली मुझे लगता है आप लोगों ने ये लिख लिया होगा अपनी नोटबुक में। नाउ वी हैव टू सी सम अदर थिंग्स। गवर्नेंस का मतलब सिंपल वर्ड में है गवर्न करना। एंड ये जो है एक लैटिन वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है टू स्टीर। स्टीर का मतलब होता है डायरेक्ट करना या फिर कंट्रोल करना अ ग्रुप ऑफ पीपल को या फिर स्टेट को। And governance is the basically management of public affairs, that is an organization relationship with the stakeholders we have already discussed, such as politicians, MPs, MLAs, civil servant, customers, local communities, clients, shareholders, trade association, business groups, charities, unions and the medias।
इन सब लोगों के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना, इन सब लोगों के कंसर्न्स को सुनना ही हमारा क्या है, बेसिकली गवर्नेंस है। अगर आप इन जो लिखे हुए एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, someone is trying to write on screen, I request you all please do not do this, otherwise I will just end up the class and I will not going to take up this class। मुझे पता लग गया अगर जो बच्चा ये लिख रहा है मैं उस बच्चे का एडमिशन ही कैंसिल कर दूंगा। आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन, प्लीज अलाउ मी टू टीच बिकॉज आई डोंट हैव सच मच ऑफ पेशेंस ऑन दिस। आप मेरे को प्लीज़ पढ़ाने का मौका दें। आप मोबाइल को एक तरफ रख के सिर्फ सुनने पे ध्यान लगाएं। आप डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस। ऐप में क्या ऑप्शन है, आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, देख सकते हो, फोटो खींच रहे हो, कोई लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस तरीके से एक्टिविटी मत करें, अदरवाइज जो है मैं यहाँ से स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता हूँ। खैर, गवर्नेंस स्टैंड फॉर द इंस्टीट्यूशनल, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि गवर्नेंस का मतलब होता है इट स्टैंड फॉर द इंस्टीट्यूशनल एंड नेटवर्क एंटिटी। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल वर्ड लिखा हुआ है, लेट मी जस्ट हाईलाइट द वर्ड इंस्टीट्यूशनल। ये जो इंस्टीट्यूशनल वर्ड लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशनल वर्ड इज बेसिकली फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जैसे गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, उसकी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो बोला जाता है कि गवर्नमेंट गवर्नेंस का मतलब है गवर्नमेंट, एंड इसके आगे लिखा है इट इज़ अ नेटवर्क एंटिटी। नेटवर्क एंटिटी का मतलब यहाँ पर हो जाता है किससे, यहाँ पे मतलब हो जाता है मार्केट से, एंड यहाँ पर मतलब हो जाता है किससे, सिविल सोसाइटीज़ से, या यू कैन से द डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज से, जिसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारी चीज़ें जो है जुड़ जाती हैं। तो इसीलिए बोला जाता है इट इज़ अ नेटवर्क। तो गवर्नेंस stands for the institutional and network entity of the public sector, private sector and the voluntary sector। और इन तीनों ही सेक्टर्स के अंदर अगर हम बात करें तो जो सबसे की रोल प्ले करता है, वो सबसे की रोल प्ले करता है कौन, हमारी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इज द मेन की एक्टर because all the power is with the government, all the authority is with the government can make the basically laws। अब इन तीनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का क्या काम होगा, गवर्नमेंट का काम होगा एक लीगल फ्रेमवर्क बना करके देना, लॉ बना करके देना, लीगल फ्रेमवर्क बना करके देना। मार्केट का काम होगा आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर करके देना, और सिविल सोसाइटीज़ का काम होगा मोबिलाइज करना पीपल को, लोगों को मोबिलाइज करने का काम है सिविल सोसाइटी का, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का काम है मार्केट का, और इन सबको लीगल फ्रेमवर्क में लेकर के आ जाना। लीगल फ्रेमवर्क का मतलब है कि सब लोगों को उन बातों को मानना पड़ेगा, सब लोगों को उन बातों को जो है फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई भी उन चीज़ों को नहीं मानता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट दोज पीपल, एंड इसी को बोला जाता है लीगल फ्रेमवर्क। और यू कैन सिंपली से कि इसका मतलब है रूल ऑफ लॉ को बेसिकली इस्टेब्लिश करना। तो गवर्नेंस का मतलब है इंस्टीट्यूशनल एंड नेटवर्क एंटिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड वॉलंटरी सेक्टर। एंड फाइनली वी कैन से कि द इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन among the various states and the non-state agencies have given rise to the concept of governance। गवर्नेंस क्यों आया, क्योंकि कई सारे स्टेट्स के अलावा स्टेट्स ने, एनजीओज ने और इन सब लोगों ने आपस में इंटरेक्ट किया, आपस में कोऑपरेट किया, एंड फाइनली जो है इसकी वजह से गवर्नेंस जैसी चीज़ आ पाई। और गवर्नेंस के आने के बाद क्या हुआ, गवर्नेंस के आने के बाद सिटीजन्स आर कंसिडर्ड एज द एक्टिव स्टेक होल्डर्स हु हैव द राइट टू रिसीव some entitlement that help to build their capacities so that they could realize their full potentials, whereas
earlier citizens were considered as the passive receivers of the benefits. इसका मतलब है पहले क्या होता था, पहले सिटीजन्स को माना जाता था कि ये सिर्फ एक बेनिफिट को रिसीव करने वाले लोग हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. दे डू नॉट हैव द पावर, दे आर नथिंग, दे आर जस्ट द पीपल हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ सम थिंग्स, नथिंग एल्स. समाज में सिटीजन का रोल क्या था, सिटीजन का रोल सिर्फ इतना था कि वो जो है पैसिव रिसीवर होता था बेनिफिट्स का. गवर्नमेंट ने बोल दिया सब्सिडी दे रही हो तो बस इसको फ़ायदा मिल जाएगा, गवर्नमेंट ने बोल दिया फ्री शिक्षा दे रही हूँ तो बस इसको फ़ायदा मिल जाएगा, बस इसका यही काम है फ़ायदा उठाना बस. लेकिन गवर्नेंस में आने, गवर्नेंस जैसे कॉन्सेप्ट के आने के बाद क्या हुआ कि एक्टिव स्टेक होल्डर्स की नज़र से इनको देखना शुरू किया. स्टेक होल्डर का मतलब उन्होंने इस नज़र से देखा कि दे आर द वन हु आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर डिसीजन, दे आर गेटिंग अफेक्टेड बाय आवर डिसीजंस, एंड गवर्नमेंट मस्ट वर्क एज पर द नीड ऑफ द गवर्नेंस, एज पर द नीड ऑफ दिस पीपल, एज पर द नीड ऑफ द सिटीजन्स. तो कहीं ना कहीं हम ऐसा समझ सकते हैं गवर्नेंस ने सिटीजन्स को एम्पावर किया है. गवर्नेंस इज अ टूल ऑफ एम्पावरिंग द सिटीजन. गवर्नेंस आने के बाद नाउ सिटीजन इज मोर एम्पावर्ड. तो अब बोला जाता है अब सारे डिसीजन जो लिए जाते हैं वो सिटीजन सेंट्रिक लिए जाते हैं. कुछ भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए लेती है. कोई भी प्रोसेस बनाती है सिटीजन को ध्यान में रखते हुए प्रोसेस बनाती है. कोई भी गवर्नमेंट एक्शन लेगी सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए एक्शंस लेगी. जैसे एग्जांपल के लिए कोरोना वायरस हुआ, कोरोना वायरस का स्प्रेड सिटीजन्स में ना फैल जाए तो सिटीजन्स को देख के ध्यान में रखा गया. अब जो है कोई भी प्रोसेस गवर्नमेंट बनाएगी तो गवर्नमेंट सिटीजन्स कितने लिटरेट हैं, कितने अवेयर हैं, इनको ध्यान में रख के बनाएगी. जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्शन का प्रोसेस है. इलेक्शन का प्रोसेस आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा, बहुत तरह के इलेक्शन प्रोसेस हो सकते हैं. जैसे FTPT हमने पढ़ा था, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और दूसरा हमने पढ़ा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम. बहुत सारे सिस्टम थे लेकिन हमारी कंट्री में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बनाया बिकॉज यहाँ के सिटीज़न इतने अवेयर नहीं थे, इसीलिए इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं है, इसीलिए अभी यहाँ पर एक बड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया है ड्यूरिंग द इलेक्शन कि जिसके पास मेजॉरिटी होगी उसको जो है पावर मिल जाया करेगी. तो एवरीथिंग इज सिटीजन सेंट्रिक. कुछ भी काम होगा वो सिटीजन के अगर फायदे के लिए है तो वो काम अच्छा होगा, सिटीजन के लिए नहीं है तो अच्छा नहीं होगा. एवरीथिंग इज सिटीजन सेंट्रिक जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गवर्नेंस. तो बोला गया कि साहब ये गवर्नेंस के अंदर जो है कुछ बेसिक पॉइंट्स थे विच वी नीड टू राइट. पहले मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा देता हूँ. इफ़ आई गेट टाइम मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, नहीं तो आई विल शेयर दिस PPT. इन केस यू डू नॉट रिसीव द PPT प्लीज़ कॉन्टैक्ट आयुषी मैम, शी विल गिव यू. तो खैर गवर्नेंस क्या होता है आई होप अब हम समझ पाए होंगे. अगर मैं इसको हटा दूं तो गवर्नेंस, अगर मैं आप लोगों के साथ जस्ट मेरे साथ साथ आप जहाँ पर भी घर पे बैठे हैं रिवाइज कर सकते हैं. गवर्नेंस का जो हमने डायग्रामेटिकल मतलब समझने की कोशिश करी थी दैट इज ऑल्सो कंप्लीट इन ऑल सेंस. दीज आर द जस्ट वर्ड्स गिवन टू दोज एक्सप्लेनेशंस. तो पहला गवर्नेंस का मतलब था, गवर्नेंस का मतलब है पब्लिक अफेयर्स को गवर्न करना. पब्लिक अफेयर्स को गवर्न करने का मतलब था पब्लिक प्रॉब्लम या पब्लिक कंसर्न्स को डील करना, और दूसरा एक रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टेक होल्डर्स के साथ, और उन सिटीजन्स को स्टेक होल्डर्स को पॉलिसी बना के इन्फ्लुएंस करना, और कई बार वो लोग भी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते थे. दूसरा हमने मतलब पढ़ा था गवर्नेंस का मतलब है पब्लिक को कंट्रोल करना. तीसरा मतलब हमने पढ़ा था कि गवर्नेंस का मतलब है डायरेक्ट करना स्टेट को बाय मार्केट और बाय दी बेसिकली सिविल सोसाइटीज, एंड दे आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ द गवर्नेंस. और हमने इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देखा था. और गवर्नेंस आने की वजह से जो पहले एक पैसिव रिसीवर की नज़र से सिटीजन को देखा जाता था, गवर्नेंस आने की वजह से अब इसको एक एक्टिव स्टेक होल्डर की नज़र से देखा जाता है जो कि इन्फ्लुएंस भी होता है, गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है. सो दिस इज द डिस्कशन विच वी हैव डन टिल नाउ,
एंड आई होप कि इस डिस्कशन में सबको सारी बातें क्लियर होंगी. अगर कुछ डाउट होगा सो वी विल गिव अ टाइम आफ्टर द क्लास वी कैन डिस्कस. सो लेट्स प्रोसीड. अब बात आती है कि सब आप कह रहे हो गवर्नेंस के आने के बाद ऐसा हुआ. ये गवर्नेंस कब आया सर? क्या अचानक एक दिन गवर्नेंस आ गया? तो गवर्नेंस कब आया पहले तो हमें ये पता हो. तो बच्चों देखो, गवर्नेंस तो बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है. और रेदर मैं अगर आपको बोलूं तो एक हमारे इसमें चीज है, यू कैन से, आप देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे, एक है गवर्नेंस और एक है गुड गवर्नेंस. जैसे मैं तुम्हारे को बोलूं, एक है स्टूडेंट और एक है गुड स्टूडेंट. तो स्टूडेंट में और गुड स्टूडेंट में क्या फर्क होगा सर? गुड का फर्क होगा. तो सर हमारे को अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने गवर्नेंस पढ़ा है. पब्लिक अफेयर्स को मैनेज करना, लोगों को कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, ये गवर्नेंस है. लेकिन गुड गवर्नेंस नहीं है ये. गुड गवर्नेंस कुछ और होता है. मैं पूछूं सब स्टूडेंट और गुड स्टूडेंट क्या होते हैं तो तुम बोलोगे सर हाँ ये दो अलग अलग चीज हो सकती हैं. हो सकता है कि एक स्टूडेंट गुड भी हो और हो सकता है स्टूडेंट गुड ना भी हो. हो सकता है इफ सपोज करो स्टेट इज कंट्रोलिंग दी citizens, the control can be legal as well as illegal. अगर एज पर द रूल ऑफ लॉ कंट्रोल कर रही है तो वो गुड है. अगर वो एज पर रूल ऑफ लॉ नहीं कर रही तो वो गुड बिल्कुल भी नहीं है. राहुल, आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने मोबाइल, मुझे नहीं पता कि क्यों आप दोबारा से इसमें एग्जिट हो गए और दोबारा से आए. प्लीज़ टेक प्रिकॉशन कि इस तरीके से दोबारा ना हो. खैर, गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में फ़र्क क्या है हमारा? एक गुड का फ़र्क है. और ये गुड गवर्नेंस और जैसे मैं बोल रहा था स्टूडेंट और आपसे डिस्कस कर रहा था स्टूडेंट और बेसिकली गुड स्टूडेंट में, गुड स्टूडेंट में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं. इन द सेम मैनर गवर्नेंस में और गुड गवर्नेंस में जो फ़र्क है वो क्वालिटीज़ का है. यू कैन से गुड गवर्नेंस फोकस ऑन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस. कितने अच्छे तरीके से, क्वालिटेटिव तरीके से आपने कितने क्वालिटेटिव मैनर में उसको गवर्न किया है, उसको बोला जाता है दिस इज गुड गवर्नेंस. अब एग्जाम्पल के लिए ये जो गुड गवर्नेंस की बात है, गवर्नेंस इज द वेरी ओल्ड फिनोमिना एंड रेदर मैं आपको बोलूं कि जो गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस भी बहुत पुराना फिनोमिना है. सर कितना पुराना फिनोमिना है? कब से है ये? कब से ये गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट चल रहा है? तो बच्चों ये तो बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है. आपने अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य चाणक्य के टाइम पे भी ये गुड गवर्नेंस होता था. उन्होंने बुक लिखी है अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र में भी गुड गवर्नेंस की बातें लिखी हुई हैं. इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस जो है वो राजाओं के टाइम पे चला हुआ आ रहा है. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि गुड गवर्नेंस कहीं ना कहीं मोनार्की में भी एग्जिस्ट कर रहा था और यही गुड गवर्नेंस कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में भी एग्जिस्ट कर रहा है. क्योंकि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सपोज एक सिटीजन्स हैं यहाँ पर और इन सिटीजन्स को पहले कोई किंग जो था वो अगर कोई सर्विसेज देता था तब उसके पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन होता था. और बाद में इस किंग की बजाय डेमोक्रेसी आ गई जिसके अंदर गवर्नमेंट है जो कि लोगों द्वारा चुनी हुई है. इसके पास भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि गवर्नेंस कर रहा है और सिटीजन्स को चीज़ें दिए जा रहा है. तो इसका मतलब है जो ये ऊपर वाला एस्पेक्ट एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है. दिस इज अ पॉलिटिकल एस्पेक्ट विच हैव चेंज्ड.
तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हमारा पूरा को पूरा बदल चुका है। लेकिन जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है, जो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का, तुम ऐसे समझ सकते हो, ये जो गवर्निंग का एस्पेक्ट है, ये गवर्निंग एस्पेक्ट, गवर्निंग कंसर्न बहुत पहले चाणक्य के टाइम पर भी होते थे, अशोका के टाइम पर भी होते थे। अच्छा राज क्या होता है, अच्छे तरीके से शासन कैसे किया जाता है, ये तब भी एक मैटर ऑफ कंसर्न था, ये आज भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो सर हमारे को इसका मतलब गुड गवर्नेंस अर्थशास्त्र से पढ़ना आना शुरू करना है क्या? नहीं, हमारे को अर्थशास्त्र से नहीं पढ़ना। अर्थशास्त्र के टाइम पर ये कंसर्न था, ये डिस्कशन थी, लेकिन उन लोगों ने इस गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को एक जगह कंपाइल्ड अप नहीं किया। इस वजह से वो कभी भी एक सब्जेक्ट का रूप नहीं ले पाया। सब्जेक्ट क्या होता है? जब सारी चीजें एक जगह कंपाइल्ड हो जाती हैं, व्हेन द पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉलेज इज, if the particular set of knowledge is arranged in a series and it is compiled, तो हम बोलते हैं कि एक सब्जेक्ट बन चुका है, एक सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है ये। तो अर्थशास्त्र है तो बहुत, मतलब सॉरी, ये गवर्नेंस है तो बहुत पुराना, लेकिन उस टाइम से ये सब्जेक्ट नहीं था। नो वन ट्राइड टू बेसिकली डू द कंपाइलेशन। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, उन्होंने कंपाइलेशन नहीं करी। मैं तुमसे पूछता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी ये कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, अब आप लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में हैं, आप क्या अपने घर में हैं, क्या आप एक एक दिन का रिपोर्टिंग भी लिख रहे हैं कि हाँ साहब आज का दिन ये हो गया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, या फिर बस लॉकडाउन में जी रहे हैं आप? इन द सेम मैनर वो लोग भी गवर्नेंस करते थे, लेकिन गवर्नेंस के असूलों को, गवर्नेंस के प्रिंसिपलों को एक जगह लिखते नहीं थे, इस वजह से वो सब्जेक्ट नहीं बन पाए। तो सर ये कब से लिखना शुरू किया? क्योंकि जब से लिखना शुरू किया होगा तभी से सब्जेक्ट बना होगा। तो बच्चों इन्होंने लिखना शुरू किया 1980s टू 90s के अप्रॉक्स। तो ये सब्जेक्ट जो आया, ये सब्जेक्ट बना है 1980s टू 1990s के अप्रॉक्स। अब इसका मतलब है हमारी जो स्टडी शुरू होगी, हमारी जो पढ़ाई है, वो लगभग गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में 1980 टू 1990 के रिस्पेक्ट तक इतनी ही पुरानी है। तो अर्थशास्त्र ने भी इसके बारे में कुछ न कुछ बात बोली थी। जैसे अर्थशास्त्र वाले में उस समय बोला जाता था, एक राजा की भलाई उसके प्रजा के खुश होने में ही है। तो व्हाट इज प्रजा? प्रजा वॉज द सिटीजन। तो सिटीजन अगर खुश होंगे तो राजा डेफिनेटली खुश होगा ही होगा। बोला जाता था, यहाँ पर कुछ ड्यूटीज़ बताते थे, रक्षा करना उनकी ड्यूटी है, प्रोटेक्शन बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्टिंग द सिटीजन्स, वृद्धि होना, स्टेक होल्डर्स का वृद्धि का मतलब है ग्रोथ होना उनकी, पालन करना, कंप्लाइंस करना, एंड यो खेम मतलब सोशल सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह। ऐसे अर्थशास्त्र में कुछ कुछ बातें वहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इसका मतलब है दिस इज़ अ वेरी ओल्ड फिनोमिना। इवन गांधी जी ने भी गुड गवर्नेंस के ऊपर कई सारी बात करी है। गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट है, गांधी जी का शायद मेरे पास इमेज है ये, हाँ, गांधी जी ने कॉन्सेप्ट दिया है स्वराज टू सुराज। स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल, स्वराज का मतलब है इंडिपेंडेंस, मतलब अंग्रेजों की बजाय हमारा रूल होगा। राज किसका होगा? हमारा होगा, स्वयं का, खुद का, इंडियंस का। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जब स्वराज मिल जाएगा तब स्वराज से हम सुराज की तरफ जाएंगे, मतलब वी विल मूव टूवर्ड द गुड गवर्नेंस। पहले हम शासक बनेंगे, फिर अच्छा शासन करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय द गांधी जी, और इन्होंने कई सारे और भी प्रिंसिपल्स इसके ऊपर दिए हैं। तो गांधी जी ने भी बात करी है अर्थशास्त्र में, चाणक्य ने भी इसके ऊपर बात करी है, अशोका ने भी इसके ऊपर बात करी हुई है। लेकिन हमारे को अब ये समझना होगा कि सब इस गवर्नेंस के और गुड गवर्नेंस के बीच में क्या फ़र्क है। जैसे एक स्टूडेंट में और एक गुड स्टूडेंट के बीच में जो फ़र्क होते हैं, कुछ बातें होती होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होते होंगे,
वही प्रिंसिपल गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के बीच में होते हैं. सो वी हैव टू सी कि वो क्या क्या प्रिंसिपल है. बट बिफोर दैट जस्ट सी व्हाट एग्जैक्टली गुड गवर्नेंस मीन्स. इसको और बेहतर तरीके से जब हम उन बातों को समझ लेंगे फिर समझ आएगा. बट यहाँ कह रहे हैं गुड गवर्नेंस मीन्स द प्रोसेस एंड द इंस्टीट्यूशन दैट प्रोड्यूस रिजल्ट्स दैट मीट्स द नीड ऑफ सोसाइटी while making the best use of resources at their disposal. एग्जाम्पल के लिए यहां लिखा हुआ है दैट प्रोड्यूसेस रिजल्ट. सपोज गवर्नमेंट जो है पब्लिक अफेयर्स को डील कर रही है लेकिन अच्छे से नहीं कर रही. अगर पब्लिक अफेयर्स को अच्छे से डील नहीं करेगी सो इट विल नॉट गोइंग टू क्रिएट रिजल्ट. गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है लेकिन कंट्रोल ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए बोला गया इट विल नॉट क्रिएट रिजल्ट. तो वो जो गवर्नेंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने चाहिए उन एस्पेक्ट को बोला जाता है क्वालिटेटिव, या यू कैन से दोज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस. और ये हमारे गुड गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं. एंड ऑल दीज प्रिंसिपल आर बेसिकली सिटीजन सेंट्रिक प्रिंसिपल्स. कौन से हैं ये? एक है ट्रांसपेरेंट होना, दूसरा है रिस्पॉन्सिव होना, तीसरा है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव होना, चौथा है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होना, पांचवा है रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना, छठा है पार्टिसिपेटरी होना, सातवां है कंसेंसस ओरिएंटेड होना, और एट्थ है हमारा अकाउंटेबल होना. तो बोला गया कि गवर्नेंस में और गुड गवर्नेंस में क्या फर्क है, वो इन 8 बातों का फर्क है. अगर गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट तरीके से है तो बोला जाएगा कि ये गवर्नेंस जो है गुड गवर्नेंस है. तो ये 8 पॉइंट हैं जो आप लोगों को क्या करने होंगे. बेसिकली इन 8 पॉइंटों को, इन 28 के 28 पॉइंट्स को अच्छे से समझना होगा. इन 28 पॉइंट्स को अच्छे से आपने लिखना होगा और आपको देखना होगा कि साहब ये 8 के 8 पॉइंट हमारे को किस तरीके से मदद करेंगे. तो एक एक करके हम इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि गुड गवर्नेंस के अंदर ये क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रिंसिपल से जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब होता है देखो. तो पहले तो मैं इन प्रिंसिपल्स को समझाऊं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. क्योंकि आप लोग प्रिंसिपल्स पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको ये नहीं पता होगा, पेपर ने पूछ लिया डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ दिस, या प्रिंसिपल के अलावा कुछ और पूछ लिया, तो सब गड़बड़ हो जाएगी. प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जैसे कुछ थ्योरीज होती हैं और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं. प्रिंसिपल्स का यूज थ्योरीज में भी होता है, प्रिंसिपल्स का यूज सब्जेक्ट्स में भी होता है, प्रिंसिपल्स का यूज हमारा जो है स्टडीज में भी होता है. प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बेसिकली? प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ. इशिका इज सेइंग कि वॉइस इज नॉट ऑडिबल. क्या किसी दूसरे स्टूडेंट्स को भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि साहब अगर आ रही हो तभी लिखना यस, अदरवाइज इट इज डीम्ड कि आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही. किसी ने नहीं लिखा, इट मीन्स कि ये इंडिविजुअल स्टूडेंट की प्रॉब्लम है. आप प्लीज चेक कीजिए इसको और आयुषी मैम से बात कीजिए. खैर, हम डिस्कस कर रहे थे कि ये प्रिंसिपल्स होते क्या हैं आखिरकार. प्रिंसिपल का मतलब होता है, प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. प्रिंसिपल्स का मतलब है ये स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ है, मतलब ये सच्चाई है. एंड हाउ वी कैन से कि ये सच्चाई है, बिकॉज जहां तक बात आ जाती है इस ट्रुथ की, तो ट्रुथ एक बेसिकली ऐसी चीज है जिसके अंदर फैक्ट्स और वैल्यूज की बात आती है. तो बोला गया
कि हम कैसे माने कि ये सच है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोलें कि गुड गवर्नेंस वो होता है जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी जैसे फीचर्स होते हैं। अगर कोई भी गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट होगा तो वो गुड होगा। अब आप पूछेंगे सर हाउ इज इट पॉसिबल, जस्ट टू प्रूव इट। और अगर मैं बोलूं कि बेटा ये प्रिंसिपल है, तो ये प्रिंसिपल है तो इसका मतलब है कि इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस बिफोर इट बिकम द प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल का मतलब ही यही है कि जो कि ऑब्जर्वेशंस के बाद जो स्टडी में जैसे साइंस में ऑब्जर्व किया जाता है कई सारी चीज़ों को, उसके बाद एक कंक्लूजन दिया जाता है। इन द सेम मैनर सोशल स्टडीज़ के अंदर भी ऑब्जर्व किया जाता है कई सारी चीज़ों को, कई टाइम तक कई प्रोसेस में ऑब्जर्व करने के बाद बोला जाता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इट मीन्स कि ये बात सच है, ये एक प्रिंसिपल है। एग्जाम्पल के लिए किसी एम्प्लॉय को अगर इंसेंटिव दोगे तो वो काम अच्छा करेगा, और ऐसा हमने 10 ऑर्गेनाइजेशन में करके देखा। हमने अलग अलग एम्प्लॉयज़ के साथ ट्राई करके देखा, अलग अलग टाइम पे हमने करके देखा, और हम सेम रिजल्ट्स को पा पाए, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये एक ट्रुथ है और इट इज़ बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन। सो वट एवर कंक्लूजन आई विल गिव, द कंक्लूजन विल बिकम द प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पर अगर बोल रहे हैं कि गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को पढ़ने की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे 8 प्रिंसिपल्स लिखे हैं, ये क्या है प्रिंसिपल्स? ये ट्रुथ है, ये स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ है, एंड दीज आर बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस विच आर डन। जो कि किसने करी है ऑब्जर्वेशन? जो इस फील्ड के लोग हैं जिन्होंने इन प्रिंसिपल्स को बनाया है, जो थ्योरिस्ट्स हैं, जो इसके बेसिकली वो थ्योरिस्ट हैं, उन लोगों ने इस प्रिंसिपल्स को हमारे को दिए हैं। तो हमारे को सबसे पहला पढ़ना होगा कि गुड गवर्नेंस में कि ये ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, कि व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट मीन्स। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है, जस्ट गिव मी 1 मिनट ब्रेक, लेट मी जस्ट ड्रिंक वाटर। जस्ट 1 मिनट के लिए मैं होल्ड पे जाऊंगा। देखो ट्रांसपेरेंट का मतलब है ट्रांसपेरेंट होने का मतलब होता है अवेयर होना। अब यू कैन से ट्रांसपेरेंट होने का मतलब होता है टू बिकम अवेयर। अब बात आती अवेयर ऑफ व्हाट। तो बोला गया यू नीड टू बिकम अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन। आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है, अगर कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन आपको एकदम ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन दे रही है, तो इसका मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट है। और बोला जाता है किसको अवेयर होना? प्रोसेस से अवेयर होना। आपको जस्टिस सीख करनी है, आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई सर्विस लेनी है, और आपको ये नहीं पता कि प्रोसेस क्या है। सपोज बैंक के चार्जेस का वेवर चाहिए है और आपको प्रोसेस नहीं पता कि बैंक के कोई चार्ज उसने अगर लगा दिया है तो उसको वेव ऑफ करने का प्रोसेस क्या है। अगर बैंक अपने प्रोसेस को क्लियरली मेंशन करता है, बताता है कि देखो आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आपके चार्जेस अगर गलत, आपके बैंक में गलत चार्जेस कट गए हो अकाउंट में, तो आपके पास ये फ़ोन नंबर है, आप इस पे बात करें। बाय चांस फिर भी रिजॉल्व नहीं होता तो आप कस्टमर केयर में यहाँ बात करें, यहाँ पर भी रिजॉल्व नहीं होता तो यहाँ बात करें। ये डिफाइंड प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजर के आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन से सर्विस को ले सकते हो।
तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन कर देती है तो बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और जब वो इंफॉर्मेशन देती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है, तो बोला जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और बोला जाता है इंफॉर्मेशन देती है तो किसको इंफॉर्मेशन देगी, तो बोला गया इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब मैंने कल भी बताया था, स्टेक होल्डर्स का मतलब द पीपल हु गेट इन्फ्लुएंस्ड और मे गेट इन्फ्लुएंस्ड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स के साथ अगर उनकी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है तो बोला जाता है कि वो ट्रांसपेरेंट है। और ये क्यों शेयर किया जाता है, सो दैट दे कैन डिमांड सर्विस, ताकि वो क्या कर सके, सर्विस डिमांड कर सके। दे कैन क्लेम देयर राइट्स, अगर उनके जो अधिकार हैं वो उन अधिकारों को अच्छे से मांग सके। और एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो सके। पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम इम्प्रूव हो सके। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैं बोलूँ अगर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है तो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। सपोज करो अगर मेरे साथ इनजस्टिस हुई है और मेरे वकील को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है, एफआईआर की कॉपी चाहिए है, और वो पुलिस वालों से मांगे और पुलिस वाले अगर उसको नहीं दे रहे, सो इससे क्या होगा कि बोलेंगे द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ट्रांसपेरेंट। और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में सपोज एफआईआर लेने का क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को वो क्लियरली नहीं बता रहे, तो बोला जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। बिकॉज मैं अपनी सर्विस डिमांड नहीं कर सकूंगा अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, मैं राइट्स अपने एक्सरसाइज नहीं करूंगा, नहीं कर पाऊंगा अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। और ये जो गवर्नमेंट ने जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई ही क्यों हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम कल पढ़ रहे थे कि स्टेट है, स्टेट ने क्या कर रखा है, स्टेट के पास एक एडमिनिस्ट्रेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, सिटीजन्स को सर्विसेज देता है। अब सर्विस देने का काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, और सर्विस देने के लिए इसको क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए है ट्रांसपेरेंट। एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किस मैटर में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसको इंफॉर्मेशन को देने में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और इसको प्रोसेस के अंदर क्लियरली प्रोसेस को डिफाइन करने में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तभी जाकर के ये सिटीजन्स अपनी सर्विस को डिमांड कर सकेंगे, ये अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ा सकेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस। तो देखो गवर्नेंस में सिंपल ये बोला गया था कि हाँ लोगों को सर्विस देंगे, लेकिन कैसे देंगे ये नहीं बताया था। ये इस प्रिंसिपल ने बताया कि अगर इंफॉर्मेशन जो है शेयर किया जाए और प्रोसेस उनके साथ बताई जाए, तब जा करके ये बेसिकली जो है ट्रांसपेरेंट होंगे। और सिटीजन्स अल्टीमेटली, मैंने तुम्हें बताया था, अल्टीमेट फोकस इज ऑन सिटीजन, सो अल्टीमेट बेनिफिट सिटीजन इससे उठा पाएंगे। तो बोला जाता है कि अब सर हमारे क्या इंडिया में भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशन जैसे एग्जांपल के लिए इनकम टैक्स के अंदर अगर रिफंड लेना हो तो कब तक रिफंड मिलेगा। अब ये बात अगर नहीं पता होगी, देखो एक ना, हालांकि मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आई डोंट नो ये किस स्टूडेंट की आवाज़ थी, बट प्लीज़ जो है माइक ऑफ रखिए अपना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं पबैड के स्टूडेंट्स को ये बात समझाता हूँ, उन्होंने पढ़ी है लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा कि वाई वी नीड इंफॉर्मेशन, हमारे को इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती क्यों है, हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों है। तो बोला जाता है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही,
इस जानकारी के बेसिस पे ही हम क्या कर पाते हैं, किसी भी बात का एक डिसीजन ले पाते हैं। जीवन में कोई भी डिसीजन अगर लेना होता है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी तो आप कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दूं, 10th क्लास के बाद मेडिकल लेने हैं, नॉन मेडिकल लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, इस बात का डिसीजन लेने के लिए यू मस्ट हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन विद यू। इंफॉर्मेशन माइट बी पर्सनल, कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, ये भी एक इंफॉर्मेशन का मैटर है। किस स्ट्रीम में कितना स्कोप है फ्यूचर में जाकर, ये भी एक इंफॉर्मेशन का मैटर है। तो बोला गया इंफॉर्मेशन अगर होगी तभी डिसीजन ले पाएंगे, और जब डिसीजन ले पाएंगे तभी जाकर हम अपनी लाइफ को बेटर कर पाएंगे, अदरवाइज हम अपनी लाइफ बेटर नहीं कर सकते। एंड राइट टू लाइफ, हमारा आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को ये देता है अधिकार कि हमारे पास जीने का अधिकार है। अब जीने का कैसे जीने का, जब हम डिग्निफाइड लाइफ जीने की बात करते हैं, यू कैन नॉट लिव योर डिग्निफाइड लाइफ अनलेस एंड अनटिल यू मेक गुड डिसीजंस और बेटर डिसीजंस इन योर लाइफ, एंड फॉर टेकिंग डिसीजन यू मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन। तो बोला गया कि दिस इंफॉर्मेशन इज द बेसिस ऑफ एनी गुड लाइफ। आप करियर को आईएएस चुने या करियर एमबीए चुने या करियर सीए चुने, या आप अपने करियर को एग्जाम्पल के लिए कोई और करियर चुने, आप कौन सा करियर चुनेंगे, इस करियर को चुनने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन अगर होगी तभी आप करियर का डिसीजन ले पाएंगे, और करियर का डिसीजन आपकी लाइफ को बेटर कर पाएगी। तो बोला गया कि इसी तरीके से हमारी जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस भी अगर इंफॉर्मेशन देंगी, अगर ये इंफॉर्मेशन देंगी तभी ये सिटीजन अपनी लाइफ को भी बेटर कर पाएंगे, ये सर्विस अच्छे से ले पाएंगे, ये राइट्स अच्छे से क्लेम कर पाएंगे। ये सारे काम तभी हो पाएंगे जब उनको बेसिकली इंफॉर्मेशन मिली जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी इंडिया के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आया, आरटीआई जिसको कहते हैं। कई कहते हैं आरटीआई लगा देंगे, आरटीआई लगा, कई लोग डराने के लिए भी कहते हैं, बट हमारा यहाँ सेंस किसी को डराने या किसी उस सेंस से नहीं है। हम एक पॉजिटिव, एक कॉन्सेप्चुअल मैनर से इसका जो बेस है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारी इंडिया में राइट टू इंफॉर्मेशन कि ये जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस, मैं आपके समझाने की अगर कोशिश और बेहतर तरीके से करूं तो ऐसे समझ सकते हो आप कि ये गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं जो कि अपनी सर्विसेज देंगी किसको, सिटीजन्स को। अब इस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है, हो सकता है एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लोगों को जस्टिस देना। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेवेन्यू से डील करती है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनका भी अपना कुछ काम है। यहाँ पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जुडिशरी भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, गवर्नमेंट का ही ये ऑर्गन, स्टेट का ये ऑर्गन है। तो बोला गया यहाँ पे ऐसी बहुत सारी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन ही नहीं देंगी इस सिटीजन को तो ये सिटीजन कभी भी बेटर डिसीजंस नहीं ले पाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप इंस्टीट्यूट में फ़ोन कर रहे हैं कि बताओ ऑनलाइन क्लासेस कब से होंगी, और आपको कोई इन्फॉर्म ना करे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम शिवानी। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन सीख करना चाहें, सपोज करो हाउ टू टेक बैकअप, आपकी कोई क्लास छूट गई थी और आप ये जानकारी लेना चाहते हैं कि बैकअप कैसे लिया जाता है इंस्टीट्यूट में, और आपको इस बारे में कोई जानकारी ना दे,
तो क्या आप एज अ स्टूडेंट सर्विस क्लेम कर सकेंगे हमारे इंस्टीट्यूट से? नहीं कर सकेंगे। और अगर आप इंस्टीट्यूट से सर्विस क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्लास नहीं देख पाएंगे, तो आप अपने लाइफ को बेटर नहीं कर सकेंगे, बिकॉज यू आर टेकिंग क्लास टू क्रैक द एग्जाम। तो कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन की वजह से आपकी लाइफ इंपैक्ट हो सकती है। आप इसको अगर बड़े हॉरिजन में समझने की कोशिश करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए कोरोना वायरस का किसी को अगर टेस्ट कराना है, अब कोरोना वायरस का टेस्ट कराना है, तो वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन अगर इंफॉर्मेशन ही ना दे कि ये कैसे टेस्ट होगा, प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, कहाँ उसको फ़ोन में लाना है, कैसे करना है, तो कभी भी क्या वो अपनी जो है लाइफ को बेटर कर पाएगा? नो, नॉट एट ऑल। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, वो पहला प्रिंसिपल का नाम है हमारा ट्रांसपेरेंट होना। तो वो कहने लगे गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए? गवर्नेंस बड़ी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब है वो अपने स्टेक होल्डर्स को अवेयर करे उनके साथ, ताकि एक इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके। और हमारी इंडिया के अंदर कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन है, या पंचायती राज है, या ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर एग्जांपल के लिए बिजली बोर्ड है, या फिर ये जितनी, आप इनसे कोई जानकारी हासिल करना चाहें, आपके यहाँ पे सपोज कोई एमपी है और आप जानना चाहें कि बताओ साहब, आपको जो सरकार ने पैसा दिया था, सपोज एमपी को हर साल एक फंड मिलता है अपने एरिया को डेवलप करने के लिए, अब सपोज 5 करोड़ रुपए मिले, और आप अपने एमपी के से पूछना चाहते हो कि बताओ आपने 5 करोड़ रुपए कहाँ खर्च करे। जैसे हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कृष्णपाल गुर्जर जी है, और सपोज मैं उनसे पूछना चाहूँ कि बताओ कृष्णपाल गुर्जर जी कि आपने सरकार से जो करोड़ों रुपए का फंड आया उसको कहाँ इस्तेमाल किया, तो हो सकता है वो बोलेंगे आपका क्या लेना देना, मैंने कहीं भी किया हो। तो मैं क्या बोलूँगा? गवर्नेंस ने मुझे सिखाया है कि मैं एक सिटीजन हूँ, मैं एक एक्टिव स्टेक होल्डर हूँ, और आप मेरे एरिया के एमपी हैं, तो आपके किसी भी डिसीजन से मैं अफेक्ट होता हूँ। इसीलिए आई हैव अ राइट टू नो वेयर यू हैव स्पेंड द मनी। और मैं आपको बताऊं, एक बार गलती से, हालांकि आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस ऑन इंटरनेट, मैंने अपने यहाँ के एमपी के लिए आरटीआई लगा दी थी कि आप मुझे अपने सारे खाते दें, सारी डिटेल दें। अगले ही दिन उनके पीए का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने पूछा कि साहब आप क्यों चाहते हो, आप कौन हो हमारे से आरटीआई आपने लगाई है। तो हालांकि आई हैव टेकन बैक द आरटीआई दैट वाज रॉन्गली बेसिकली प्लेस्ड। अदरवाइज कई लोग, इन्फॉर्मेशन आपके पास अधिकार है, आप इन्फॉर्मेशन सीख करना चाहें तो आप इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं, ये कानून लाने के लिए, आरटीआई का एक्ट लाने के लिए हमारी इंडिया में ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स का मतलब हो गया लगभग 40 साल लग गए थे इस आरटीआई एक्ट लाने के लिए। गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी एट ऑल टू ब्रिंग दिस एक्ट। 40 साल लंबा इसके लिए जो है हमारे यहाँ पे लोगों को काफ़ी इसमें स्ट्रगल करना पड़ा, यू कैन से। और उसके बाद जाके ये वाला एक प्रिंसिपल आ पाया जिसको हम बोलते हैं बेसिकली ट्रांसपेरेंट होना। सो आई ये ऋतिक, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। ऋतिक एक बार मैसेज करके बताओ कि आप एग्जिट क्यों जाते हो बार बार, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ यू अगेन। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब है यहाँ पे अवेयर करना अपने सिटीजन्स को अबाउट द प्रोसेस एंड ऑल दोज थिंग्स। सो दिस इज व्हाट अबाउट द ट्रांसपेरेंसी मीन्स। सो लेट अस जस्ट हैव फ्यू वर्ड्स अबाउट द ट्रांसपेरेंसी की क्या होता है। आई हैव रिटन फ्यू थिंग्स अबाउट यू। ट्रांसपेरेंट होने का मतलब है टू बिकम अवेयर ऑफ, अवेयर होना। किससे, किसका अवेयर होना? पहली चीज इंफॉर्मेशन के लिए अवेयर होना, एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द स्टेक होल्डर्स। इसका मतलब है इन स्टेक होल्डर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना, टू अनकवरिंग द अब्यूसेस एंड डिफेंडिंग देयर इंटरेस्ट, ताकि वो अपने आप को अब्यूज से बचा सके और अपने इंटरेस्ट को बचा सके। प्रोसेस जो है
उनको बताना कि ये प्रोसेस होगी, और प्रोसेस के अंदर ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड द ऑफिशियल एक्टिंग इन एन ओपन मैनर। जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा कि जहाँ तक इस प्रोसेस की बात की जाए, ये प्रोसेस कैसे होने चाहिए, वो कह रहे हैं ये प्रोसेस बहुत ही ओपन प्रोसेस होने चाहिए, और कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी कैसा होना चाहिए, बहुत ओपन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आज की डेट में कोरोना वायरस के टाइम आप देख रहे होंगे, कई जगह पे डीएम हो गए, कई जगह पे आईपीएस हो गए, कई जगह पे बड़े बड़े ऑफिशियल्स हो गए, वो प्रोसेस को बहुत डिफाइन कर रहे हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इधर कांटेक्ट करें, यहाँ बात ना बन पाए तो यहाँ बात करें, और वो साफ ओपन कम्युनिकेशन रख रहे हैं। अगर आपको फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल करके आप बता सकते हैं। प्रोसेस एक कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही क्लियर होगा। सो यहाँ पे हमारा मतलब सिंपल सा यही है, ट्रांसपेरेंट मतलब कि ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन होना, प्रोसेस का होना, एंड इट मीन्स द क्राइटेरिया, प्रोसेस एंड द सिस्टम ऑफ डिसीजंस मेकिंग आर ओपनली नोन टू ऑल इन द पब्लिक मैनर. It is expected that if the possible information is available, citizens can demand services and can claim their rights due to them फ्रॉम सूटेबल अथॉरिटीज़ एंड ऑफिशियल्स। अथॉरिटीज़ और ऑफिशियल से वो सर्विस डिमांड कर सकेंगे। एंड ट्रांसपेरेंसी इज रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टम ऑफ पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी इफेक्टिव। Finally, the Declaration of Right to Information Act 2005 set the stage for the transparency in the function of government and its various agencies. Under this act, access to information from a public agencies has become a statutory right of every citizen as their entitlement. आज की डेट में आपका ये लीगल राइट है। इफ़ यू वांट टू सीक इन्फॉर्मेशन यू कैन सिंपली सीक इन्फॉर्मेशन। एक हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है PRIA, पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया 2008 ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTI। RTI किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, 12 स्टेट्स में इसने थोड़ी सी रिसर्च करी थी। उसमें इन्होंने बताया कि इंफॉर्मेशन अबाउट द डेजिग्नेटेड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वर इन द डिस्ट्रिक्ट वॉज नॉट अवेलेबल इन द 90% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मतलब 90% डिस्ट्रिक्ट में लोगों को यही नहीं पता कि ऑफिसर कौन है इस काम के लिए। अब यही अगर लोगों को नहीं पता होगा ऑर्गेनाइजेशन में हु इज द डेजिग्नेटेड ऑफिसर फॉर द पर्टिकुलर वर्क इन द प्रोसेस, तो आप ये बताएं कि वो लोग डिमांड भी सर्विसेज की कैसे कर सकेंगे उनसे। And nearly half of the respondents felt that PIO were not at all cooperative in giving the information even when asked. वो जानकारी मांग रहे हैं तब भी उनको जानकारी नहीं दी जा रही है 90% ऑफ द केसेस में। वाई दे आर नॉट गिविंग द इंफॉर्मेशन? बिकॉज अगर वो इंफॉर्मेशन देंगे तो वो सर्विसेज डिमांड करेंगे, वो फिर सारी चीज़ का। सपोज करो हम अपने इंस्टीट्यूट में एक पॉलिसी बनाएं कि किसी भी बच्चे का बैकअप अगर रह गया हो या क्लास मिस हो गई हो तो बैकअप 24 घंटे के अंदर अंदर हम उसको देंगे। ये बात हमारा स्टाफ हो सकता है तुमसे छुपाने की करे, वो जो छुपाना है वही उसी छुपाने वाली चीज़ ना हो सके, इसीलिए RTI एक्ट आया है ताकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज़ ना छुपा सके सिटीजन से, ताकि वो अपनी सर्विसेज डिमांड कर सके। एंड द सेल्फ डिस्क्लोजर मैंडेट अंडर सेक्शन 4 ऑफ RTI वाज नॉट मेड इन 90% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द 3 स्टेट्स। इसका मतलब ये है, सेल्फ डिस्क्लोजर मैंडेट का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को पूछने की ज़रूरत ना हो, वो अपने आप से ही ये जानकारी सामने वाले को दें। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने पॉलिसी बनाई कि अगर किसी की क्लास मिस हो जाती है तो हम उसको बैकअप देंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। और किसी बच्चे की क्लास सपोज मिस हो गई तो पहली बात तो ये बच्चे को ये जानकारी पहले से हम खुद ही दे करके रखें
सपोज हमारे यहाँ पे कोई स्टाफ डेजिग्नेटेड है इस काम के लिए, लेट्स सपोज राजीव या श्रवण वट हुसोएवर, जो भी स्टाफ इस बात के लिए डेडिकेटेड है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है वो बच्चों को पहले से ही इन्फॉर्म करके रखे, क्लास मिस होने से पहले ही बता के रखे कि हम जो है आपको 24 घंटे के अंदर अंदर बैकअप देते हैं, ऐसी हमारी पॉलिसी है। तो खुद से बताना, वो बोल रहे सेल्फ डिक्लेरेशन है। आरटीआई के अंदर सेक्शन 4 में ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको सेल्फ डिक्लेयर करनी होगी इन्फॉर्मेशन को और प्रोसेस को, उनको खुद से बताना होगा। सिटीजन चार्टर्स वगैरह हम आगे देखेंगे, इन्हीं बातों के ऊपर है, बट दे आर नॉट लीगलाइज्ड येट नाउ। तो हम देखेंगे कि वो सेल्फ डिस्क्लोजर वाला जो है आज भी जो है बहुत बड़े पैमाने पे पॉसिबल जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। सो वी हैव अ सेपरेट चैप्टर ऑन आरटीआई। हम आरटीआई का एक हमारा सेपरेट चैप्टर हमने इसको जो है डिज़ाइन किया है मिसलेनियस कॉन्सेप्ट में कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है, उसमें वी विल अगेन डिस्कस इन डिटेल। सो आई होप कि ये ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी से क्या मतलब है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। Now the second principle is responsive. रिस्पॉन्सिव का मतलब है यहाँ पे सिंपल सा, रिस्पॉन्ड टाइम। सपोज करो किसी के घर में कुछ बदमाश, कुछ गुंडे घुस के उन्होंने अटैक किया और उस घर ने मदद के लिए फ़ोन मिलाया पुलिस को, और पुलिस आ रही है, सपोज करो शाम को फ़ोन मिलाया था, अगले दिन सुबह आ रही है कि हाँ कोई कंप्लेंट की थी आपने, तो क्या ये रिस्पॉन्सिव हुआ? आपको टाइमली अगर रिस्पॉन्ड ना किया जाए तो पुलिस बोले ठीक है आपने कंप्लेंट की थी, देखो हम आ गए। गवर्नेंस का मतलब क्या था? टू गवर्न द पब्लिक अफेयर्स, टू गवर्न द पब्लिक प्रॉब्लम्स, टू गवर्न द पब्लिक प्रॉब्लम्स एंड गवर्न द पब्लिक कंसर्न्स। आपने बोला था, हम आ गए। क्या लेकिन वो सही टाइम पर आए या नहीं आए? दिस इज व्हाट द बेसिकली वी हैव टू चेक वेदर इट इज गुड गवर्नेंस और नॉट। इंसान को सपोज करो हॉस्पिटल में गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर बोल रहा है मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे दवाई दो, मुझे एडमिट कर लो, और वो डॉक्टर उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, वो जा रहा है वहाँ डॉक्टर उनसे मिल ही नहीं रहे हैं, तो अगर टाइमली रिस्पॉन्ड ना करें तो साफ प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिस्पॉन्सिवनेस इज़ अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल विच मीन्स institutions and processes try to serve all stakeholder within a reasonable time framework। टाइम विद इन रीजनेबल टाइम फ्रेम में प्रोसेस जो हो, ये प्रोसेस इतनी लंबी प्रोसेस ना हो कि पता लगे टाइम ही निकल गया, और ये प्रोसेस जो है इंस्टीट्यूशन और प्रोसेस ये क्या करें, सारे स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स को उनको जो है डील करने की कोशिश करें। सो दिस वाज अबाउट आवर सेकंड responsive which means basically about the responsiveness toward the time। first principle was transparent, second principle is responsiveness, and the third principle we have is equitable and inclusiveness। देखो इक्विटेबल एंड इंक्लूसिवनेस। इक्विटेबल का मतलब इक्वलिटी नहीं होता है, बिकॉज इसका सही मतलब होता है इक्विटी। यहां लिखा है इक्विटी होनी चाहिए गवर्नेंस के अंदर, वो ये नहीं लिखा रहा कि इक्वालिटी होनी चाहिए गवर्नेंस के अंदर। तो गवर्नेंस हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इक्विटी,
इट शुड नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इक्वलिटी। जैसे एक बड़ी कॉमन सी इमेज है, बिफोर आई एक्सप्लेन द रियल कॉन्सेप्ट्स, real meaning of this equity and equality, real difference between this, let me just show you one इमेज। आपने बहुत बार आपने देखी होगी, ये इमेज कई बार ट्रॉल होती है हमारे फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे। लेट मी शो यू। आपने ये इमेज देखी होगी, इक्वालिटी और इक्विटी। वो कह रहा है देखो गवर्नेंस ये भी है, अगर मैं बात करूं इक्वालिटी की, ए लिखूं और यहां पर मैं बी लिखूं, तो इमेज ए भी गवर्नेंस है, इमेज बी भी गवर्नेंस है। इमेज ए ने भी पब्लिक अफेयर्स को डील किया, पब्लिक, और जो है इमेज बी में भी पब्लिक अफेयर को डील किया गया। तो वो आपसे कह रहा है कि जो गुड गवर्नेंस होगा वो कौन सा होगा, इमेज बी वाला होगा। तो वो कह रहा है हम इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, इसकी इक्विटी की। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने भी यहाँ पे ऊपर काटा था इक्वलिटी, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है इक्विटी का। और इक्विटी का क्या मतलब होता है, इक्विटी का बेसिकली मतलब होता है फेयरनेस से। इक्विटी का मतलब होता है अनबायस्डनेस से। मैं एग्जांपल तुम्हारे सामने देता हूँ, हालांकि मैं पबेड के स्टूडेंट्स को एग्जांपल दे चुका हूँ उनको समझाने के लिए, बट लेट मी share the same example with you also so that you can also able to understand in a better manner. सपोज करो, पुराने दिन याद करो, आपने सपोज करो, चलो पुराने दिन छोड़ो, आप एग्जांपल के लिए आपने एक पिज़्ज़ा मंगाया, ठीक, और आपने घर में पिज़्ज़ा मंगाया क्योंकि आपके सपोज करो फैमिली जो है कोई मैरिज पे गई हुई थी, कोई फंक्शन पे गई हुई थी और आप किसी कारणवश नहीं जा पाए। तो आपको लगा कि यार घर में कोई नहीं है और भूख लग रही है और आपका कुछ अच्छा खाने का मन था और आपको लगा लेट्स कॉल पिज़्ज़ा। और जैसे ही पिज़्ज़ा आया और पिज़्ज़ा वाले ने क्या किया, पिज़्ज़ा वाले जैसे ही पिज़्ज़ा देके गया, आप आराम से बैठे, आपने कोल्ड ड्रिंक मंगाई, पिज़्ज़ा मंगाया, आपको लगा भाई अब तो हम आराम से आई विल जस्ट एंजॉय दिस पिज़्ज़ा। आप खाने ही लग रहे थे, यू वर अबाउट टू ईट, इतने में घर की घंटी बजती है, बेल बजती है, और आप जैसे गए, घर वाले नहीं आए, चिंता मत करिए। तो सोच रहे होंगे सर पिज़्ज़ा का मज़ा ही ख़राब हो गया। घर वाले नहीं आए, आपने देखा आपके 4 दोस्त आ गए, और आपके 4 दोस्त आ गए, और अब आप सोच रहे हो अरे यार अभी आना था, आते तो 15 मिनट बाद आते, 20 मिनट बाद आते, तब तक मैं इसको जो है कंज्यूम कर चुका होता। अब आपके दोस्त आ गए, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन कहता है कि आप एक थे, आपके 4 दोस्त और आ गए, अब आपके 5 दोस्त हो गए, और आपने क्या करा, आपने सोचा कि यार अब हम पांचों क्या करेंगे, 1/5 पिज़्ज़ा, 1/5, 1/5, 1/5 एंड 1/5। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने अपने दोस्तों को बोला कि यार देखो मैंने अभी अभी पिज़्ज़ा मंगाया था और मुझे नहीं पता था तुम आने वाले हो, नहीं तो मैं एक की बजाय 2 या 3 पिज़्ज़ा मंगा लेता। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो तुमने बोला कि चलो कोई नहीं, अब हम 5 लोग हैं, हम पांचों अब मिलके इस पिज़्ज़ा को खाएंगे। जैसे ही तुमने ये बात बोली, उसमें से 2 दोस्त तो तुम्हारे बोल पड़े अरे यार हम तो अभी खाना खा के आए थे, हमारा पेट भरा हुआ है, जस्ट हमने खाना खाया है, लंच किया है और हम तुम्हारे घर आ गए। और तुम्हें लगा कि अच्छा अब बैलेंस बच गए कितने, टोटल 5 लोग थे 3। तो अब आपने क्या किया, क्योंकि वो लोग खाना खा के आ चुके थे, अब आपने इस पिज़्ज़ा को 3 हिस्सों में बांट दिया, 1/3, 1/3 और 1/3। तो ये आपने जब काम किया पहले वाला, ये पहले वाला काम था आपका इक्वालिटी का,
कि आपने इक्वली उस पिज्जा को बांट दिया सब में। लेकिन जब आपने दूसरे वाला काम किया, सो इसका मतलब था ये एक इक्विटी था, बिकॉज ये एक फेयर तरीके से बटा गया था। फेयर तरीके का मतलब है ऐसा ही होना चाहिए था, बिकॉज दो का पेट भरा हुआ था। सो जिसको जरूरत थी, जो नीडी थे एक्चुअल में, उन नीडी के साथ उन पिज्जा को शेयर किया गया, और जो नीडी नहीं थे उनके साथ वो शेयर नहीं किया गया। और इसी तरीके से आप अगर इस इमेज को दोबारा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे इक्विटी जो कॉन्सेप्ट था ये किसके बारे में बेसिकली डील कर रहा है, ये फेयरनेस के ऊपर डील कर रहा है कि दिस इज फेयर इन दिस सिचुएशन, दोज हु वर इन द नीड वर गिवन द रिसोर्सेज एंड दोज हु वर नॉट इन द नीड हैज नॉट गिवन द रिसोर्सेज, स्टिल ट्रीटमेंट वाज इक्वल टू देम। बिकॉज अगर आप ऊपर लेवल देखने की बात करोगे तो यहाँ पर लगभग लगभग सबको सेम सा ही दिखाई दे रहा है। अनइक्वल ट्रीट करने के बावजूद भी अल्टीमेटली ये सब इक्वल ही हैं, ये अनइक्वल नहीं है। ट्रीटमेंट वॉज अनइक्वल बट द आउटकम इज इक्वल। तो वो ये कह रहा है कि गुड गवर्नेंस क्या होता है, गुड गवर्नेंस होता है जो इक्विटी के बेस्ड पर हो। इसका मतलब है, इक्विटी का मतलब है क्या, इट मीन्स फेयर एंड इम्पार्शियल इन अ वे दैट गिव्स इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीवन। हर किसी को, आप देखो जो 3 बच्चे एक से देख रहे हैं, लगभग उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिल गया है। समथिंग दैट इज इक्विटेबल डज नॉट अनड्यूली बेनिफिट वन पर्सन मोर देन एनी अदर पर्सन। इक्विटी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को कुछ ज़्यादा फायदा ना पहुंचाया जाए। तो गवर्नेंस के अंदर एग्जाम्पल के लिए बोला गया कि गवर्नेंस में कैसे गवर्न करें। जो मुकेश अंबानी हैं, जो टाटा बिरला हैं, जो आमिर खान, सलमान खान, बड़े बड़े लोग हैं जो ऑलरेडी वेल्दी हैं, इन्हीं का फायदा करते चले। दोज हु हैव द रिसोर्सेज स्टिल वी नीड टू गिव देम। या जो रियल सेंस में नीडी है हम उनका ध्यान में रखते हुए चले। तो गवर्नेंस कहता है, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का एक प्रिंसिपल है इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब है कि आप फेयर तरीके से करो, जस्ट तरीके से करो, रीजनेबल तरीके से करो, हर किसी को इम्पार्शियल तरीके से करो, और इस तरीके से करो कि इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिला जाए, चाहे किसी को कुछ ना भी मिले, लेकिन फिर भी अल्टीमेट आउटकम अगर देखा जाए तो वो सबके साथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो इक्विटेबल और इंक्लूसिवनेस का मतलब आप जानते हो, इंक्लूसिवनेस का मतलब है सब लोगों को साथ में लेकर के चलना। गुड गवर्नेंस एश्योर दैट एन इक्विटेबल सोसाइटी, ऑब्वियसली बात है, गुड गवर्नेंस यही एश्योर करता है कि फेयर सोसाइटी हो, जस्ट सोसाइटी हो। इन सच अ सोसाइटी नो वन फील्स लेफ्ट आउट, किसी को भी लेफ्ट आउट फील नहीं होना चाहिए। एंड अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड। सब लोगों को, सब लोगों का मतलब है इंक्लूसिवनेस की यहाँ बात कर रहे हैं। जैसे हमारी सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। आई एम नॉट प्रमोटिंग बीजेपी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल टू मेक यू मोर क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट। इंक्लूसिवनेस इकोनॉमिक्स में भी तुमने पढ़ा होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में मतलब तुमने जो पढ़ा था वो किसी और सेंस में पढ़ा था। यहाँ गवर्नेंस में तुम जो पढ़ रहे हो इसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। हमेशा मैं बार बार तुम्हारे को एक बात बोलता हूँ, आज फिर बोलूँगा, जब भी इस जीएस की पढ़ाई करो उसका कंटेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कंटेक्स्ट का मतलब है उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है, किस बैकग्राउंड में आप कौन सी चीज़ पढ़ रहे हो। नहीं तो आपको लगेगा साहब एक ही चीज़ का मतलब यहाँ पर कुछ है, उसी चीज़ का मतलब वहाँ पर कुछ है। पॉलिटी कुछ कहता है डेवलपमेंट के बारे में, इको कुछ कहता है डेवलपमेंट के बारे में, गवर्नेंस कुछ कहता है डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे इस जीएस के अंदर। सो हमारा एक ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल था, जिसका नाम था इक्विटेबल एंड इंक्लूसिवनेस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद हमारा एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी का। यू ऑलरेडी नोज व्हाट एग्जैक्टली इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी मीन्स।
तीन चीज़ें होती हैं हमारी, एक इफेक्टिव होता, एक एफिशिएंट होना होता है, एक इफेक्टिव होना होता है, और एक बेसिकली इकोनॉमी होता है। इसका मतलब है लेस इनपुट मोर आउटपुट। इसका मतलब है लेस कॉस्ट मोर बेनिफिट। इसका मतलब है आउटकम से, या इसका मतलब है सेटिस्फेक्शन से। कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट लेकर के आना, ऐसा काम है तो एफिशिएंट है। इकोनॉमी का मतलब है कम कीमत में ज़्यादा फायदा होना, और इफेक्टिव का मतलब है हाउ मच सेटिस्फैक्ट्री इट इज़, हाउ हाउ व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ इट। अब पुलिस इफेक्टिव है या नहीं है, पुलिस कैन सेटिस्फाई यू और नॉट। गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल के सिस्टम्स हैं, जो हॉस्पिटल एजुकेशन सिस्टम है, वो इफेक्टिव है या नहीं है, इसका मतलब है क्या वो रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं है, क्या वो आउटकम बेस्ड है या नहीं है, क्या वो सेटिस्फाई करने लायक है या नहीं है। गवर्नमेंट एग्जांपल के लिए, जैसे हम अभी एक इमेज, हमने अभी एक डायग्राम बनाया था, और उस डायग्राम में हमने लिखा था ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो क्या ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही? क्या ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस सिटीजन्स को सेटिस्फाई कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही, या ये सिर्फ एग्जिस्ट कर रही हैं? जैसे आज की डेट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सपोज करो कई स्टेट्स में गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो एजुकेशन तो देते हैं, लेकिन अच्छी एजुकेशन नहीं देते हैं, इस वजह से लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन वो उस लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, बिकॉज वो इफेक्टिव नहीं है। तो गवर्नेंस कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैब्लिश हो जाने से ही काम नहीं बन जाता। गवर्नेंस कहता था स्टैब्लिश हो गई ऑर्गेनाइजेशन तो हो गया काम। ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश भी हो, और वो ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्पस को फुलफिल करे, अपने रिजल्ट्स को अचीव करे, सिटीजन्स को सेटिस्फाई करे। अगर वो ये सब काम कर पा रही है तभी हम मानेंगे कि वो गुड गवर्नेंस है, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे कि वो गुड गवर्नेंस नहीं है। सो दिस वाज अबाउट बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस एंड इक्विटेबल। We have just done the effectiveness and basically the efficient and economy means. So here it is, the good governance implies the institution and process creates results that meet the wants of the society while making optimal use of resources at their disposal. जो भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे अब कोरोना वायरस के टाइम पे हमारे पास हेल्थ के अंदर अगर कुछ रिसोर्सेज कम हैं, तो उसी कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो हम अगर हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए, लेस इनपुट में भी मैक्सिमम आउटपुट दे पाए, तो हम बोलेंगे वी आर एफिशिएंट। और साथ ही साथ हम लोगों को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक कर पाए, लोगों को जो है उनको रिजल्ट दे पाए, तो फाइनली हम बोलेंगे हमने जो है इफेक्टिव तरीके से काम किया। एंड इकोनॉमिक मतलब वो बेसिकली एक वर्ड और मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, हालांकि इट इज़ नॉट अ प्रिंसिपल। इट मीन्स द वर्क विल शुड बी डन विद द लेस एंड लेस कॉस्ट, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंच सके, उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। सो इसीलिए मैं जो गवर्नेंस का तुम्हारे को इनिशियल फेज में मतलब पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे ये वाली फिर से एक बार शुरू से पढ़ते हैं इसको, कि गुड गवर्नेंस मीन्स दैट द प्रोसेस एंड द इंस्टीट्यूशंस produces results that meet the needs of the society while making the best use of resources at their disposal.
आप समझ पा रहे होगे, इसका मतलब है कुछ ना कुछ जब वो रिजल्ट्स की बात कर रहा है तो एफिशिएंसी की बात कर रहा है, इफेक्टिवनेस की बात कर रहा है, इकोनॉमी की बात कर रहा है, गुड गवर्नेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा है। तो हम जो हैं अभी कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे, तो इक्विटेबल इफेक्टिवनेस हमने ये वाला पढ़ लिया। नाउ वन मोर रूल इज देयर, वन मोर प्रिंसिपल इज देयर, एंड द प्रिंसिपल, नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है, आप समझ सकते हो कि लीगल फ्रेमवर्क शुड बी इम्प्लीमेंटेड impartially special on the human ways without the rule strong will prevail over the weak, and the law require an inadequate and impartial judiciary and the people force। इसका मतलब सिंपल सा है कि रूल ऑफ लॉ कहता है कानून के हिसाब से गवर्न करो एज पर लॉ। जो प्रिंसिपल्स बने हैं, जो लॉ बने हुए हैं, उन लॉ के हिसाब से आप क्या करो, गवर्न करो। अगर लॉ के हिसाब से आप गवर्न करोगे तब आप जो है, सब प्लीज इरेज दिस whosoever is written on screen, आई रिक्वेस्ट यू अगेन, या प्लीज अपनी स्क्रीन पे सब कुछ भी ना लिखें। यस, सो आई वाज डिस्कसिंग रूल ऑफ लॉ। जैसे एग्जांपल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट देने की जो बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट देने की बात में एक प्रोसेस डिफाइंड है कि हाँ, जो पहले टेंडर भरेगा फिर उसको इवेल्युएट किया जाएगा, कुछ प्रोसेस डिफाइन होगा। उसी प्रोसेस के हिसाब से ही ऑर्गेनाइजेशंस को चलना होगा। अगर वो उन प्रोसेस के हिसाब से चलेंगी तो उसको बोला जाएगा इट इज़ अ रूल ऑफ लॉ। अदरवाइज क्या होगा, कुछ माफियों के हिसाब से, माफिया कुछ लोग होंगे उनके हिसाब से चलेंगे, जो गवर्नमेंट में ब्राइब देंगे, करप्शन के चांसेस होंगे, जो रिश्वत देंगे उनके हिसाब से चलेंगे। तो गवर्नेंस का मतलब जो है यहाँ पे, गुड गवर्नेंस का जो मतलब है, गुड गवर्नेंस का मतलब है कानून के हिसाब से चलो, अपने हिसाब से नहीं। बिकॉज कानून आपको एक फ्रेमवर्क देगा, लीगल फ्रेमवर्क, कि आपको ऐसे 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 आपको काम करना है, आप उसी लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करेंगे। लिख तो कोई नहीं रहा इसमें, कौन कर रहा है? अच्छा, किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रही, या यू कैन से कि जिसको मेरी आवाज़ आ रही है प्लीज़ एक बार यस लिख के बताएं, बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि उनको प्रॉब्लम आ रही है। इफ़ माई ऑडियो इज़ क्लियर देन प्लीज़ राइट यस। प्रिया आ रही है, नेहा, ऋतिक यस, सुरेंद्र यस। एक्चुअली मौसम ख़राब है तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आ रही होगी। ओके ओके, फाइन फाइन, आई गॉट इट। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स मैसेज करके बोल रहे हैं आयुषी मैम को कि उनको आवाज़ नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू अगर हो रहा है आपके यहाँ पर, या आवाज़ का इशू हो रहा है, तो वो जस्ट बिकॉज बाहर मौसम ख़राब हो रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। अदरवाइज फ्रॉम आवर एंड द वॉइस इज़ 100% क्लियर एंड इवन द ऑडियो एवरीथिंग इज़ क्लियर, बिकॉज आयुषी मैम भी जो है वीडियो को कनेक्ट करके बैठी हैं ताकि वो टाइम टू टाइम मॉनिटर कर सकें कि आवाज़ में या वीडियो में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। इफ़ स्टिल सम स्टूडेंट्स आर फेसिंग देन प्लीज़ मेंटेन पेशेंस, डू नॉट वरी, विल फाइंड सम कंक्लूजन। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब आप समझ पाए होंगे। रूल ऑफ लॉ का मतलब है यहाँ पे कानून के हिसाब से गवर्न करो, अपने हिसाब से या किसी दूसरे के हिसाब से गवर्न मत करो, कानून के हिसाब से करो। और हमारे हिंदुस्तान में कानून कैसे बनता है, जब लॉ बनाया जाता है तो बेसिकली लॉ बनता है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। लॉ बनाया जाता है कीपिंग इन माइंड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो अगर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होगा तो सिटीजन्स का बेनिफिट हो पाएगा। सो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा था रूल ऑफ लॉ का मतलब है लीगल फ्रेमवर्क शुड बी इम्प्लीमेंटेड।
यहाँ पे लिखा हुआ है लीगल फ्रेमवर्क शुड बी इम्प्लीमेंटेड इम्पार्शियली, मतलब विदाउट एनी बायस्ड, अनबायस्ड तरीके से हो, स्पेशली फॉर अ ह्यूमन राइट्स लॉज। विदाउट द रूल ऑफ लॉ स्ट्रॉन्ग पीपल विल प्रिवेल ओवर द वीक। इसका मतलब है अगर कानून नहीं होगा तो जो मजबूत लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो डोमिनेटेड लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बेसिकली डोमिनेटेड पीपल विल ट्राई टू डोमिनेट, और वही स्ट्रांग लोग जो है सारे के सारे बेनिफिट्स उठाया करेंगे, वीक हमेशा रह जाया करेंगे अगर ये रूल ऑफ लॉ नहीं हुआ तो। इसीलिए बोला गया इसके लिए रूल ऑफ लॉ होने के लिए हमारे पास एडिक्वेट एंड इम्पार्शियल क्या होनी चाहिए, जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी का काम होता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, जस्टिस को प्रोवाइड करना। तो एक तरफ अगर रूल ऑफ लॉ है तो वहीं दूसरी तरफ हमारे पास जुडिशरी भी होनी चाहिए है, और जुडिशरी और पुलिस फोर्स अगर होगी तभी वो जस्टिस का काम कर पाएंगी, तभी वो अच्छे से इन सारी चीज़ों को, क्योंकि पुलिस का काम क्या है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को बेसिकली मेंटेन करना, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम पुलिस का है। सो यू कैन सिंपली से कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यहाँ पर एडिक्वेट जुडिशरी होनी चाहिए, यहाँ पुलिस फोर्स होनी चाहिए। अगर ये होगा तभी गवर्नेंस अच्छे से हो पाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर कि व्हाट एग्जैक्टली द रूल ऑफ लॉ मीन्स। रूल ऑफ लॉ के बाद आ जाता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब है, यहाँ पे आपने भी देखा होगा सब, पार्टिसिपेशन का मतलब जैसे सपोज करो मैं आपको बोलूं, आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, जैसे अभी मैंने पूछा था, आई एम नॉट आस्किंग इट अगेन, आई एम सेइंग कि मैंने पूछा था कि आवाज़ आ रही थी या नहीं, तो आप लोगों ने इमीडिएट बताया, इट मीन्स यू पार्टिसिपेटेड, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर। और जिन लोगों से मैंने नहीं भी पूछा था उन्होंने भी मेरे को लिखा सर आवाज़ कम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, इवन दे वर पार्टिसिपेटिंग। सो दिस इज अ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का यहाँ पर मतलब है कि वो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोसेस के अंदर, उस प्रोसीजर के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ जब गवर्नेंस की बात चलेगी और वो भी गुड गवर्नेंस की, तो कह रहे हैं गुड गवर्नेंस क्या होगा, जब लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। लोग पार्टिसिपेट कब करेंगे, तो बोला गया, क्योंकि देखो पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट आता है हमारा बिकॉज गवर्नेंस जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, डेमोक्रेसी के अंदर, और डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पार्टिसिपेशन। मैं कई बार तुम्हारे को पॉलिटी में भी मैंने पढ़ाया था, डेमोक्रेसी का मतलब है जनतंत्र, जनतंत्र का मतलब है, तंत्र मीन्स सिस्टम, जन मीन्स लोग, ऐसा सिस्टम जहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो बोला गया गवर्नेंस कौन सा अच्छा होगा, वो गवर्नेंस अच्छा होगा जहाँ पर लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, और जहाँ लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसी को बोला जाता है पार्टिसिपेशन। और लोग हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जाते हैं, लेकिन इसका यहीं पर मतलब ख़त्म नहीं हो जाता। हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, साथ साथ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी है, जहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है। और कौन पार्टिसिपेट करता है हमारे यहाँ पर, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो बोला गया पार्टिसिपेट कौन करेगा, हु विल पार्टिसिपेट, तो बोला गया एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी विल गोइंग टू पार्टिसिपेट। एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मतलब है माइनॉरिटीज़ करेंगे, इसके अंदर एससी करेंगे, एसटी करेंगे, इसके अंदर वुमेन करेंगे, चिल्ड्रन, अलग अलग लोग होंगे जो इसके अंदर डेमोक्रेसी के इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया करेंगे। तो बोला गया कि साहब इस डेमोक्रेसी का प्रोसेस का मतलब है, आप समझ, पार्टिसिपेशन का मतलब है participation by all the section of society, that is men, women, vulnerable sections of the society, backward classes, minorities etc. in a democracy। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन में आता है कि what is the requirement of the participation and why, what is required to do participate करने के लिए क्या चाहिए होगा। तो बोला गया पार्टिसिपेट करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, और पार्टिसिपेशन करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, बिना जानकारी के कोई ऑर्गेनाइज जो है, बिना जानकारी के कोई भागीदारी नहीं दिखा सकता।
आपको कोरोना वायरस में क्या कर सकते हो, गरीबों की मदद करनी है या जो जो काम आपको करना है, पार्टिसिपेशन आप तभी दिखाओगे जब आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि हाँ ये काम आप कर सकते हो। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज़, पार्टिसिपेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट के ऊपर क्या हुआ, लोगों को पहली चीज़ क्या हुई, लोगों ने पार्टिसिपेशन खूब दिखाया। चाहे नेगेटिव पार्टिसिपेशन था, लोग रोडों पे आ गए, कई लोगों ने, जनता ने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर और बोला कि साहब दिस इज़ रियली नॉट गुड एक्ट एज पर देम, एंड सम आर कंसिडरिंग गुड, सम आर कंसिडरिंग नॉट एज पर द पीपल। तो बोला जा रहा था साहब उन लोगों ने जो पार्टिसिपेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन ही ना होती तो पार्टिसिपेट ना कर पाते, पहली बात। और पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें ऑर्गेनाइज होना पड़ा। ऑर्गेनाइज होने का मतलब होता है कि दे हैव टू कम टुगेदर। और ऑर्गेनाइज होने के लिए तुम ऐसे समझ सकते हो, पार्टिसिपेट करने के लिए कई बार वो हड़ताल करते हैं, कई बार वो जो है क्या कर देते हैं, दे समटाइम्स दे क्रिएट ग्रुप्स, sometimes they create associations, sometimes they demonstrate on people on the streets। तो ये अलग अलग फॉर्म की पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी के अंदर। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो है कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट तभी करते हैं जब इनको जानकारी मिल जाती है। और पार्टिसिपेट करते क्यों है, ताकि ये इन्फ्लुएंस कर सके। किसको इन्फ्लुएंस कर सकें, याद करो जब गवर्नेंस का मीनिंग पढ़ना शुरू किया था तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उस डायग्राम में 3 फैक्टर थे। गवर्नेंस का मतलब था, पहला गवर्न करना पब्लिक को, दूसरा पब्लिक अफेयर्स को, दूसरा कंट्रोल करना पब्लिक को, और तीसरा मतलब था डायरेक्ट करना। नाउ इफ दीज पीपल आर पार्टिसिपेटिंग एंड दे आर ऑर्गेनाइजिंग इन सच ग्रुप्स, व्हाई दे आर ऑर्गेनाइजिंग, दे आर ऑर्गेनाइजिंग सो दैट दे कैन डायरेक्ट टू द गवर्नमेंट, दे कैन इन्फ्लुएंस टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, गवर्नमेंट को डायरेक्ट करने के लिए ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब मन में एक क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या सर हम ऐसा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या सरकार हमें कुछ कहेगी तो नहीं, कल को हम किसी बात के ऊपर पार्टिसिपेट करना चाहें। तो बच्चों इसमें ऐसा है, एक क्वेश्चन है, डज लॉ अलाउ टू डू द पार्टिसिपेशन। तो आंसर इज आर्टिकल 19 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें राइट टू फ्रीडम देता है। और राइट टू फ्रीडम किस बात की आज़ादी देता है, कि आप एसोसिएशन बना सकते हो, आप एक्सप्रेशन, अपना कुछ एक्सप्रेस करना चाहो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। अगर आप चाहो तो एसोसिएशन बनाना तो एसोसिएशन बना सकते हो इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। सम एक्सेप्शंस आर देयर, कि जैसे पब्लिक इंटरेस्ट को आप एम्पर नहीं कर सकते, कई सारे वहाँ पे एक्सेप्शंस हैं जो हम आर्टिकल 19 में पढ़ते हैं। माई पर्पस इज जस्ट टू गिव यू द reference of that article which we used to deal in the Indian polity in the Constitution of India। एक और बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पार्टिसिपेशन का। इट इज नॉट ओनली अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, इट इज नॉट ओनली अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट ने बीच में एक हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, और 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने बोला, जो आपको मालूम होगा पंचायती राज सिस्टम एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ का आया, उन्होंने बोला कि लोकल गवर्नमेंट को भी, जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है वहाँ से लोकल सेल्फ गवर्नेंस का भी कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो 73rd and 74th constitutional amendment was passed. Through this amendment, the local self-governance was introduced in the rural and urban area। कि जो लोकल लेवल पे हैं दे कैन गवर्न देमसेल्फ। पंचायतों में, म्यूनसिपैलिटीज़ में वो कई सारी चीज़ों को लेकर के, कई सब्जेक्ट मैटर्स के लिए वो खुद गवर्न कर सकते हैं। खुद का गवर्न करने का मतलब था दे कैन पार्टिसिपेट। So 73rd and 74th Amendment Acts give the participation right to these basically Panchayati Raj system and the municipality corporations. So this was about basically our participation. Now we have to move towards the next principles, and there are still I think 2, 3, 4 principles left.
सो अगर हम बात करें अभी तक हमने जितना पढ़ा है, हेयर इट इज कि ट्रांसपेरेंट हमने पढ़ा कि अवेयर करवाना इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस को, टाइम से रिस्पॉन्ड करना, इक्विटेबल का मतलब फेयर तरीके से डील करना, लेस इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट और सेटिस्फेक्शन को अचीव करना, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलना एंड लोगों का पार्टिसिपेशन होना। ये हम 6 अभी तक के प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं। अब हमारे 2 प्रिंसिपल्स रह गए हैं जिसको हम कल की क्लास में करेंगे। जो भी नेक्स्ट शेड्यूल होगा आप लोगों को व्हाट्सअप मिल जाएगा। बट द पॉइंट इज हमारे ये 6 मेन प्रिंसिपल्स, 8 में से 6 प्रिंसिपल्स हम कर चुके हैं। मैं उम्मीद लगाता हूँ कि ये समझ में आया होगा कि गवर्नेंस क्या होता है, और गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस का मतलब है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे, और वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कौन से हैं? वो देयर आर 8 क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। सो आज की क्लास मैं यहीं पर ही जो है एंड करूँगा। बिफोर आई एंड माई क्लास, बिफोर आई स्टॉप इट, जस्ट रिप्लाई मी, एक बार मुझे चैट के ज़रिए बताएं कि साहब जितना भी पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया साहब। यस सर। चलो, सो आज की क्लास मैं यहीं एंड करता हूँ एंड उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को समझ में आया हो, और अगली क्लास में मैं और बेहतर समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। और मैं आपसे यह उम्मीद लगाऊंगा कि अगली क्लास में जब आप आएँ तो अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है उसको आप जो है टुक टाइम देन ओके, जितना भी मैंने पढ़ाया है आप उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, एंड रिवाइज करने के बाद अगली क्लास में, ताकि जब हम आएँ तो अब अपना कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर सकें। और हो सकता है हमारी कल भी क्लास हो सकता है, चांसेस आर हाई। अब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि है या नहीं है एग्जैक्टली, बट हो सकता है कि हमारी कल भी क्लास हो। और ये जो नोट्स हैं आप लोगों को मिल जाएंगे, बिकॉज नोटिंग का टाइम नहीं मिल पाया, डू नॉट वरी। आप लोगों को मैं जो है ये व्हाट्सअप अभी, गिव अस अ टाइम ऑफ 30 मिनट्स और मैक्सिमम 1 आवर, विद इन 1 आवर वी विल गिव यू दीज नोट्स। Please write whatever we have written in your notebook. Do not rely on these PPTs. These PPTs are designed for some other purpose. The purpose was to make you understand about the concepts. But whatever you write in your notebook is having some other purpose, because उसका purpose होता है एग्जाम के लिए। आपका पर्पस और हमारा पर्पस में अभी गैप है, तो मैं चाहूँगा कि जो समझे हो अपनी भाषा में उसको लिख लो, ताकि हम आगे की चीज़ों को अच्छे से कवर अप कर सकें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, इतने पेशेंटली सुना, एंड मैं उम्मीद करूँगा कि आगे से हम इसको और अच्छे से कंडक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। जिसको लेक्चर 1 चाहिए, समर सिंह की सब लेक्चर 1 चाहिए, दे में कॉन्टेक्ट आयुषी मैम। लेक्चर 1 जो है वो आपको दे देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये वीडियो एक, जस्ट प्लीज़ लिसन टू मी, ये ये जब हमारी वीडियो एंड होगी सो हो सकता है ये आपको रिकॉर्ड करने के लिए पूछे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको प्लीज़ रिकॉर्ड ना करें, बिकॉज ये हमारे अकाउंट में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा, नहीं तो उससे अल्टीमेटली आप ही लोगों को प्रॉब्लम आएगी। इवन वी डू नॉट रिकॉर्ड, बिकॉज वो हमारे जो है वो वही सिक्योरिटी कंसर्न है बहुत बड़ा, कि अगर हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं वो तो दूसरे के सर्वर में चला जाता है। अगर दूसरे के सर्वर में चला जाएगा तो वहाँ से सिक्योरिटी थ्रेट्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे, और हमारे अगर इसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो ये जस्ट स्ट्रीम्ड रहेगा। सो आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर ये आपको ये ऐसा ऑप्शन देता भी है आई विल डिसेबल इट टुडे, बट स्टिल अगर किसी के पास ऐसा ऑप्शन आता है तो प्लीज़ डू नॉट एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। थैंक यू सो मच, आई एम जस्ट लीविंग द मीटिंग।
आप प्लीज़ मीटिंग एग्जिट कर दीजिए, इस ऐप को बंद कर दीजिए, बिकॉज ओनली देन आई कैन लीव। मुशाहिदा आप भी, इशिका आप भी, प्लीज़ इसको जो है सुरेंद्र, इशिका, प्रीति, प्रतीक, फरजाना, फिज़ा, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ जस्ट लीव द मीटिंग।